नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिवान एकेडमी में। तो बच्चों, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट MCQ जो कि आपके 10th क्लास बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर न्यूट्रिशन से है। तो बच्चों, यहाँ पे जो आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जा रहा है वो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएंगे। और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि यहाँ पर हमारी जो पूरी टीम है आपके हर एक सब्जेक्ट को पूरी तरह से प्रिपेयर कराएगी, जिससे आप क्या अपने आगामी एग्जाम यानी कि जो आपका 2023 में एग्जाम होने वाला है उसमें आपका क्या होगा, मार्क्स पूरी तरह अच्छे से आए, यानी आपके अंदर जो डर है और भय है पूरी तरह क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बकवास नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स जो कि आपके एग्जाम से रिलेवेंट है। तो बच्चों, यहाँ पे इस चैनल पे किसी प्रकार का कोई इरिलेवेंट टॉपिक नहीं डिस्कस किया जाता है जो कि आपके सिलेबस से बाहर हो। ठीक है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आप ही के चैप्टर के, आप ही के सिलेबस के बहुत सारे ऐसे MCQ जो कि बैक टू बैक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और साथ ही साथ आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यानी कि पूरी तरह संभावना है। संभावना ही नहीं, आप इस विश्वास करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न आने वाले हैं। चलिए देखते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कह रहे हैं कि जो आपको ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं वही आपके एग्जाम में आएंगे तो आएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा जो आज का क्वेश्चन है। तो बच्चों, क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसे लाइक जरूर करें। क्या करें बच्चों? लाइक, यहाँ पे आप इसे लाइक जरूर करें। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है या आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ प्रश्न के जो है उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। जैसे ही प्रश्न आपके सामने आए आप आंसर फटाक से क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे। फिर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। चलिए बिना किसी देरी के हम क्लास को शुरू करते हैं और क्लास में हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो बच्चों, आज का प्रश्न आपके सामने है कि जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। यानी कि बच्चों यहाँ पर पूछा जा रहा है ना कि जो शरीर की क्रियाएं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, उसके संचालन के लिए कौन कौन सी क्रियाएं आवश्यक होती हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, जैसा कि अभी हम यहाँ पर बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? एनर्जी। तो यहाँ पर जो एनर्जी है ये हमारे शरीर के अंदर ये क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, यहाँ पे हमारे बोलने के लिए हमेशा एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति की भी आवश्यकता है। फिर देखिएगा शरीर की वृद्धि, जब क्या होता है, हम भोजन करेंगे, जो उसके पोषक तत्व होते हैं हमारे शरीर में लगेंगे, हमारा शरीर वृद्धि करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी कहें तो वृद्धि की भी आवश्यकता पड़ती है, बिना वृद्धि के कुछ नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अब है टूटे फूट की मरम्मत। टूट फूट की मरम्मत यानी कि मान लेते हैं हम यहाँ से स्टूडियो से बाहर गए, अब हुआ यही कि गए, एक्सीडेंट हुआ, चोट लग गई, थोड़ा सा कट गया, ज्यादा नहीं बच्चों, ऐसा ना हो। ठीक है, थोड़ा सा कट गया तो वहां पे क्या होता है कि वो भरता है धीरे धीरे, कोशिकाएं विभाजित होती हैं, वह एरिया क्या हो जाता है, भर जाता है। तो एरिया भर जाता है यानी कि मरम्मत हो जाती है, तो इसकी भी आवश्यकता है। तो बच्चों ऑप्शन तीनों सही है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा इनमें से सभी, यानी कि उपापचयी क्रियाओं के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया, यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए जो प्रक्रियाएं हैं ये सभी के सभी क्या है, जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, जो कि आपके सामने है कि पौधे में गैसों के निष्कासन, ध्यान दीजिएगा, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। ऑप्शन आपके सामने है, परासरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन और परिवहन। प्रत्येक ऑप्शन को समझते हैं। देखिए बच्चों, परासरण, अब देखिए परासरण से होता है क्या है कि जड़ से ये क्या करते हैं, जल को अवशोषित करते हैं परासरण के द्वारा। किस प्रक्रिया के द्वारा? परासरण के द्वारा। और जनरली विसरण के द्वारा गैसों का अवशोषण या निष्कासन, यानी कि कहने का मतलब एक्सचेंज होता है। समझ गए? विसरण के द्वारा गैसों का मैक्सिमम एक्सचेंज होता है। समझ गए? यहाँ पे तो परासरण के द्वारा जल का तो होता है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। फिर यहाँ पे है कि विसरण निष्कासन के लिए, तो बच्चों यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन को समझते हैं, फिर ये विसरण है, फिर परिवहन। अब यहाँ पे विसरण का मतलब क्या होता है, देखिए विसरित होना क्या होता है, विसरित करता है, फैलाता है, यानी कि ये इसमें भी क्या होता है कि जो पदार्थ है या कोई गैस है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर गति करती है।
तो जनरली देखा गया है कि जो गैसों का निष्कासन होता है या एक्सचेंज होता है, जिस प्रक्रिया के द्वारा होता है वह होता है विसरण। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपके सामने विसरण है, बट यहाँ पे हम ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो बच्चों वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तो बच्चों वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा पौधे आवश्यकता से अधिक जल से क्या करते हैं? छुटकारा पाते हैं। छुटकारा पाने का मतलब कि मान लीजिए उनके शरीर में एक्सेस वाटर हो गया। अब एक्सेस वाटर क्या होगा? उनके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। जब रिक्वायरमेंट नहीं है तो उस वाटर को क्या करेंगे? वो शरीर से बाहर निकालेंगे। अब शरीर से बाहर निकालेंगे किस रूप में? तो वाष्प के रूप में, वेपर के रूप में। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। ठीक है। अब बात रहा परिवहन का। तो बच्चों शरीर के अंदर क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जो पदार्थ क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। ठीक है। तो उसी को कहते हैं परिवहन। समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं आपको जाना है यहां से जाना है दिल्ली। ठीक है। तो दिल्ली जाइएगा तो किसी रास्ते से जाइएगा, ट्रेन में बैठ के जाइए, एरोप्लेन से जाइए या किसी से जाइए। ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो हो रहा है परिवहन। क्या हो रहा है? परिवहन हो रहा है, यानी आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न का जो सही जवाब है विसरण होता है। आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर जो आपके सामने ऑप्शन है, प्रश्न है कि मुख गुहा का पिछला भाग क्या होता है? मुख गुहा का पिछला भाग, यानी कि पूछा जा रहा है माउथ कैविटी का जो पीछे वाला हिस्सा होता है क्या होता है? तो इस प्रश्न को हम यहाँ पे ऐसे समझते हैं। देखिएगा, मान लेते हैं हमने यहाँ पे क्या किया, ऐसे ये माउथ कैविटी बना लिया बच्चों। ठीक है। माउथ कैविटी बना है, समझने का प्रयास कीजिएगा। जो आपके सामने माउथ कैविटी है ये है माउथ। ओके, मुख, ये माउथ कैविटी। माउथ कैविटी। अब जो माउथ कैविटी एक तरफ माउथ से ओपन है और यहां पे देखिएगा, यहां पे होते हैं आपके दो ट्यूब, यानी कि दो पाइप जैसे संरचना। एक को कहते हैं फूड पाइप, एक को कहते हैं फूड पाइप, एक को कहते हैं विंड पाइप। विंड पाइप यानी कि श्वसन नली, और एक को कहते हैं भोजन नली। तो बच्चों देखिएगा, एक तरफ है फूड पाइप, एक तरफ है विंड पाइप। और आपको पता है कि फूड पाइप और विंड पाइप आगे चल करके क्या होते हैं? एक कॉमन जगह में ओपन होते हैं, एक उभय जगह पे क्या होते हैं? स्पेस में ओपन होते हैं। और उस जगह को हम क्या कहते हैं बच्चों? उस जगह का नाम है, ये जो जगह आपको दिख रहा है, इस जगह का नाम है फेरिंक्स। क्या नाम बच्चों? फेरिंक्स। और इसे हम हिंदी में कहते हैं ग्रसनी। क्या कहते हैं? ग्रसनी। ठीक है। तो यहाँ पर जो माउथ कैविटी है, जिसका जो अंदर का जो ओपनिंग है, बाहरी ओपनिंग है, भी पिछला भाग कहा जा रहा है। ठीक है। तो ये आगे वाला हिस्सा और ये पीछे वाला हिस्सा। तो पिछला भाग कहाँ होता है? तो वही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो बच्चों इस प्रश्न का क्या जवाब होगा? ग्रसनी होगा। ठीक है, यानी कि फेरिंक्स होगा। अब हम बात कर लेते हैं, जो अगला प्रश्न आपके सामने है कि छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? देखिएगा, समझिएगा। जैसे कि देखिए, ये हो गया बड़ी आंत। ओके। अब इसमें ऐसा ये है छोटी आंत। क्या बच्चों? छोटी आंत। बड़ी आंत है, इसे हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। ओके। और छोटी आंत को कहते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहां पे बात हो रही है ना, ये इसको हम कहते हैं कोलोन। बड़ी आंत का हिस्सा है कोलोन, इसको कहते हैं सीकम। क्या कहता है बच्चों? सीकम। और ये है अपेंडिक्स। ओके। अब आपको एक बात बता दें, तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये छोटी आंत और ये बड़ी आंत का हिस्सा। अब ये जो छोटी आंत है और एक बड़ी आंत का हिस्सा है, यहाँ पे ज्वाइंट है, ये दोनों क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे एक जंक्शन बन रही है बच्चों, जिसको हम कहते हैं, देखिए ये छोटी आंत का हिस्सा है ना, इस हिस्से का नाम है इलियम। क्या नाम है? इलियम। ओके,
इलियम है, ये है इलियम। या आप इसे ऐसे लिख लेंगे, ये है इलियम। ओके, और यहाँ पे ये है सिक्कम। ये क्या बच्चों, ये है सिक्कम और ये है इलियम, दोनों एक दूसरे पे ज्वाइंट है। यहाँ पर एक जंक्शन बनता है जिसको हम कहते हैं इलियो सिक्कल जंक्शन। इलियो सिकल जंक्शन, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इलियोसिकल जंक्शन क्या होता है, तो आप बिना कंफ्यूज हुए आप बताएंगे क्या कि सिकम और इलियम जहां पर जुड़ते हैं तो एक जंक्शन बनता है जिसको हम कहते हैं इलियोसिकल जंक्शन। ओके, तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा किसकी बात की जा रही है, इलियोसिकल जंक्शन की। यहाँ पे ई है और सी है, ठीक है, इलियोसिकल जंक्शन। क्लियर है? तो यहाँ पे जो है कि छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ी हुई है किस संरचना से, या किस एक छोटी सी नली है। बच्चों यहाँ पे ये भी पाउच जैसी है, लेकिन ये भी एक क्या है, नली है। ठीक है, तो इस संरचना का नाम है क्या, सिक्कम। आपका आंसर। ओके, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा क्या होगा बच्चों, सिक्कम। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारा अगला प्रश्न है कि छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किसकी भूमिका होती है। तो इस प्रश्न को समझते हैं पूरे कंसेप्ट के अनुसार, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पे देखिए, ओके, यहां पर हम बात करते हैं। तो बच्चों ये है हमारा एस्टोमक, अमाशय है। ठीक है, अब आपके सामने ये जो दिख रहा है ये है छोटी आंत, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ओके, क्या है, छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। क्लियर? अब यहां पे देखिएगा, यहां पे एक संरचना होती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं अग्नाशय। क्या कहते हैं बच्चों, अग्नाशय, यानी इसको हम कहते हैं पैनक्रियास, पैनक्रियास। ओके, तो ये हो गया छोटी आंत और यह है अग्नाशय, ये स्टोमक। अब देखिए कि यहाँ पे एक संरचना होती है, ठीक है, एक रफ डायग्राम बता रहे हैं आपको। ओके, लीवर की, ठीक है, यहाँ पर लीवर होता है। अब जो लीवर है ये क्या है बच्चों, यकृत, इसको हम कहते हैं लीवर। ओके, समझने का प्रयास कीजिएगा हर एक बात को। अब जो यहाँ पे बात है कि ये जो लीवर है, देखिए बच्चों, ये लीवर करता क्या है, तो बाइल जूस को स्रावित करता है। किसको स्रावित करता है, बाइल जूस, यानी कि पीतरस को। ओके, किसको स्रावित करता है, पीतरस को स्रावित करता है। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, अब इसका फंक्शन क्या होता है हम आपको बात करेंगे। अब ये जो अग्नाशय है, ये अग्नाशयी रस, यानी कि पैनक्रियाटिक जूस, अग्नाशयी, ठीक है, अग्नाशयी रस को स्रावित करता है। क्लियर? अब फिर यहाँ पे स्टोमक है, तो देखिएगा इसमें जो भोजन है वो क्या है, तो एसिड में मिक्स हुआ है। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे भोजन ये पहुंचा, ठीक है, डुओडेनम में, ये है डुओडेनम, जिसको हम कहते हैं ग्रहणी। ओके, समझने का प्रयास कीजिएगा हर एक बात को, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो यकृत है वो स्रावित करता है बाइल जूस, और जो बाइल जूस से करता क्या है, ये करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि वसा का पायसीकरण करता है। समझने का प्रयास करेंगे, ये क्या करता है बच्चों, वसा का पायसीकरण, वसा का पायसीकरण। ओके, वसा का पायसीकरण करता है, यानी कि जो अघुलनशील वसा है उसको घुलनशील वसा में बदल देता है। और साथ ही साथ ये जो डुओडेनम है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये डुओडेनम क्या है, छोटी आंत का हिस्सा है। तो साथ साथ ये जो आपको डुओडेनम दिख रहा है ना, इसके माध्यम को क्या कर देता है, क्षारीय बना देता है, ताकि पैनक्रियाज के जो क्या है,
एंजाइम्स है, अगर भोजन यहाँ पे आता है तो उसका पाचन हो सके, यानी कि वो क्रिया कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे अग्नाशयी रस है, तो समझिएगा कि पाचन की क्रिया में आपके बालजूस भी कार्य करता है और ये अग्नाशयी रस भी कार्य करता है। ठीक है, अब अग्नाशयी रस के बाद जब आप आगे पहुंचिएगा तो जेजुलोम आता है, इलियम आता है छोटी आंत में, तो वहां पर क्या होता है कि उनके जो दीवार होते हैं, छोटी आंत का दीवार होता है, उससे खास प्रकार के रस स्रावित होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस, यानी कि आंत रस, या जिसे हम कहते हैं सकस इंटेरिकस, जो कि भोजन का कंप्लीट डाइजेशन करते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, भोजन का कंप्लीट डाइजेशन, और भोजन का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? छोटी आंत में। क्लियर? क्योंकि आंत रस तो छोटी आंत में ही पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बात चल रही है ना कि वसा का पाचीकरण, यानी कि ये यकृत भी भाग ले रहा है, पेनक्रियाज भी भाग ले रहा है, और साथ ही साथ आंत के अंदर पाया जाने वाला रस भी, यानी सकस इंटेरिकस भी भाग ले रहा है। तो बच्चों ऑप्शन देखते हैं हम, पीत रस भी चाहिए, अग्नाशय रस भी चाहिए, आंत रस भी चाहिए, तो ऑप्शन आपका क्या होगा? डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ओके। आमाशय में अधपचे भोजन के लिए तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? अब देखिए, माउथ में हम भोजन चबा रहे हैं, ठीक है, हम चबा रहे हैं, चबा करके हम निगलते हैं, इसको स्वेलो करते हैं, तो ये हमारे भोजन नली के द्वारा होते होते हमारे आमाशय में पहुंचती है और जाकर के वहां एसिड में क्या होती है? मिक्स हो जाती है। ठीक है, एसिड में जब मिक्स हो जाती है, देखिएगा जब भोजन को ग्रहण करते हैं ना, ऐसे देखिए, मान लेते हैं ये शरीर हो गया हमारा, शरीर नहीं, ये माउथ हो गया। ठीक है, भोजन को ग्रहण करेंगे तो भोजन क्या होता है? जाकर के ऐसे बोलस राउंड राउंड में सलीवा मिक्स होकर के राउंड हो जाता है, तब जाकर के ये अंदर जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं बोलस। अब ये बोलस जो है जाकर के क्या होता है? अंदर HCl या एसिड से मिक्स हो जाता है, तब इसको हम कहते हैं काइम। क्या कहते हैं बच्चों? काइम कहते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, तो ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। ठीक है, अब है कि चाइल्ड का अवशोषण का होता है। अब पहले जान लेते हैं चाइल्ड क्या होता है। देखिए, जो छोटी आंत होता है ना, उसके जो दीवार होते हैं उससे खास प्रकार क्या होते हैं? एक मिल्क की तरह रस स्रावित होता है, या मिल्क की तरह पदार्थ स्रावित होता है, इसी को काइल कहते हैं। और चाइल्ड का जो अवशोषण होता है आपके कहाँ होता है? इलियम में होता है। किसमें होता है बच्चों? इलियम में होता है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अवशेषी अंग, इसको हम समझते हैं आखिर ये अवशेषी अंग होते क्या हैं। तो आपको बता दें कि शरीर में पाया जाने वाला वैसा अंग जो हमारे शरीर में कार्य नहीं करता है, जो हमारे शरीर में कार्य नहीं करता है, जबकि वह अंग दूसरे जीव के शरीर में क्या है बच्चों? तो फंक्शनल है, कार्यरत है, तो उसे हम कहते हैं अवशेषी अंग। जैसे समझिएगा, हमारे शरीर में होता है अपेंडिक्स। ठीक है, जो अभी हमने आपको दिखाया था कि बड़ी आंत का जो सिक्कम होता है उससे एक छोटी सी पतली सी अंगुली जैसे संरचना निकली थी, इसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। और तो बच्चों बता दें, अपेंडिक्स जो है ना, हमारे शरीर की जो है एक अवशेषी अंग है, यानी कि उसका शरीर में कोई उपयोग नहीं। बट वहीं हम बात करते हैं खरगोश की, तो उसका अपेंडिक्स क्या फंक्शनल है। ठीक है, वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो बच्चों यहाँ पे जो ऑप्शन है उसको हम देख लेते हैं, तो इसमें ऑप्शन आपके सामने है अपेंडिक्स। ठीक है, तो किसी प्रकार की अब कोई हमको एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि प्रश्न का आंसर हमने आपको बता दिया, अपेंडिक्स होता है। क्लियर? ऑप्शन के अनुसार। इसके अलावा बहुत सारे कि 100 बहुत सारे यानी कि सैकड़ों क्या होते हैं हमारे शरीर के अंदर अवशेषी अंग पाए जाते हैं। ठीक है, अब प्रश्न है कि दांत अतिशय कारण है, समझने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन पढ़ेंगे, मीठी चीज का खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, और दांतों की सफाई न करना। अब देखिए, आपने क्या किया, मान लेते रात में आपने भोजन किया, ठीक है, आपने मिठाई खा ली। जब आप मिठाई खाइएगा तो क्या होता है कि आपके दांत के ऊपर एक लेयर आ गया, या भोजन भी करते हैं तो एक लेयर आता है। ठीक है, आपने उसे अच्छे से साफ नहीं किया, अच्छे से साफ नहीं किया तो क्या होता है, जैसे समझिएगा, देखिए ये दांत हो गया। अब होगा यही कि आप जब खाना खा करके आप उसको साफ नहीं करेंगे तो होगा यही कि आपके दांत के ऊपर एक लेयर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? एक लेयर आ जाएगा, जिसको हम कहेंगे डेंटल प्लग। डेंटल प्लग कहेंगे। ओके, अब ये डेंटल प्लग आ गया। अब यहाँ पे जो डेंटल प्लग है, इसके अंदर क्या होंगे? तो इसके अंदर विकसित होंगे बैक्टीरियाज। क्या विकसित होंगे? बैक्टीरियाज। ओके बच्चों, बैक्टीरियाज, ये जो दिख रहे हैं है बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया ग्रो करेंगे।
और बैक्टीरिया ग्रो करके क्या करेंगे, तो ये एसिड बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों, एसिड बनाएंगे। और एसिड बना करके करेंगे क्या, जब एसिड बन जाएगा तो एसिड क्या करेगा, उसका जो कैल्शियम है उसको क्या करेगा, तो तोड़ेगा। इसे को हम कहते हैं दंत क्षय। तो ऑप्शन देखते हैं। तो बच्चों मीठी चीज का खाना, ये भी सही है। बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण करना, यह भी सही है। दांतों की सफाई न करने से, यह भी सही है। तो बच्चों इस प्रश्न का जो सही जवाब आपके सामने है इनमें से सभी, यानी कि मीठी चीज का खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना और दांतों की सफाई न करना ही क्या अस्थि क्षय का कारण हो सकता है। ठीक है, किसका अस्थि क्षय का कारण, दांत के। अब देखिए, अब डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाली कठोर परत को कहते हैं। थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, ये हो गया दांत, समझिएगा, ये दांत हो गया। ठीक है, अब दांत है, इसके अंदर आपको ये ऐसे पल्प कैविटी है। क्या बच्चों, ये है पल्प कैविटी, मज्जा गुहा बोलते हैं इसको। पल्प कैविटी है, ये है इसको, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये है डेंटाइन। क्या बच्चों, डेंटाइन है, क्लियर। अब डेंटाइन के ऊपर एक साइनी पार्ट होता है, नहीं दिख रहा था, अपना मुंह खोलिए और देखिए आईने में कुछ चमक रहा है, देखिए ये। ठीक है, ये जो चमक रहा है ना व्हाइट कलर का, या किसी किसी का येलो भी होता है, येलोविश होता है। ठीक है, तो ये चमक रहा है, यानी कि जो क्राउन है इसका नाम है इनामल। क्या नाम बच्चों, इनामल। अब देखिए, जो इनामेल है ना, ये क्या है कि हमारे शरीर का सबसे कठोर हिस्सा होता है। ठीक है, तो हम, या कठोर पदार्थ होता है, हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द बॉडी, यानी कि शरीर का क्या है, एक कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ, एक नहीं सबसे कठोर पदार्थ है, वो है इनामेल। ऑप्शन की तरफ पहुंचते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लें कि डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा तो पाए जाने वाली कठोर परत, तो बच्चों वो क्या होगा, वो होगा इनामेल, क्योंकि ये केनाइन दांत का नाम है, मोलर भी दांत का प्रकार है, और ये डेंटल प्लग अभी हमने देखा था कि क्या होता है, जब भोजन करके हम क्या करते हैं, मुंह साफ नहीं करते हैं, तो दांत के ऊपर एक परत आ जाती है जिसको हम डेंटल प्लग कहते हैं, जिसके अंदर बैक्टीरिया का विकास होता है और वो दांत क्षय का कारण होता है जब एसिड बनाते हैं तब। ठीक है, ओके। अब आपके सामने प्रश्न है, तो बच्चों उम्मीद करते हैं प्रश्न का सही जवाब आप दे देंगे। परमेश्वर में भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे होता है, समझिए। क्या सिलिया के द्वारा होता है, क्या कोशिका मुख के द्वारा होता है, क्या भोजन रसदानी के द्वारा होता है, क्या कुटपाद के द्वारा। नीचे से ऑप्शन देखते हैं बच्चों। कुटपाद किस में पाया जाता है, कुटपाद पाया जाता है अमीबा में। ओके, कुटपाद किस में, अमीबा में। ऑप्शन ये नहीं होगा। भोजन रसदानी भोजन ग्रहण करने के बाद बनता है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर है सिलिया, तो बच्चों आपको बता दें, सिलिया के द्वारा ये भोजन को क्या करता है, पास लाता है, न कि ग्रहण करता है। तो बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, कोशिका मुख के द्वारा ये ग्रहण करता है। ठीक है, देखिए सिलिया को पास लाता है, और जो कोशिका मुख होता है जिसको हम कहते हैं ओरल ग्लो, उसके द्वारा क्या करता है, ये ग्रहण करता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब क्या होगा, बी हो जाएगा। देखिए, अब आपके सामने जो नया प्रश्न है वह है प्रकाश संश्लेषी इकाई। तो बच्चों क्लोरोप्लास्ट और ये प्लास्टिड दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। क्लोरोप्लास्ट कहते हैं प्रकाश संश्लेषी अंगक, और क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो प्लास्टिड का एक प्रकार है। तो बच्चों ऑप्शन ये दोनों नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोरोफिल, ओके, इसको आप जानते हैं क्लोरोप्लास्ट यानी प्रकाश संश्लेषी अंगक है, न कि यहाँ पे इकाई है। तो बच रहा क्लोरोफिल। तो बच्चों क्लोरोफिल को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं, और इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपके सामने है, जो कि है सी। अब देखिए, जो अन्य प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद क्या है। उपोत्पाद यानी कि बाय प्रोडक्ट पूछा जा रहा है। अब इस बाय प्रोडक्ट को कैसे देखेंगे, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, CO2 प्लस H2O कंबाइन होता है किसके उपस्थिति में, सनलाइट के उपस्थिति में। ओके, और क्लोरोफिल, और क्या बनता है, C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2, ये है ग्लूकोज।
ये है जल वानी के वाटर और ये है ऑक्सीजन। क्या बच्चों? ऑक्सीजन। ध्यान दीजिएगा यहां पे जो ग्लूकोज है इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, यानी कि प्रकाश संश्लेषण का प्रोडक्ट। ओके, अब रहा बाय प्रोडक्ट का, तो ये जो ऑक्सीजन है इसको हम कहते हैं बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट। तो बच्चों ऑप्शन आपके सामने है, ग्लूकोज नहीं होगा क्योंकि प्रोडक्ट है, जल भी नहीं होगा, CO2 भी नहीं होगा, तो ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। क्लियर? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो ऑक्सीजन है। अब देखिए, अब है कि पैरामीशियम में सॉरी, पैरामीशियम में पाए जाने वाले पोषण विधि को क्या कहते हैं? तो बच्चों ध्यान दीजिए, पैरामीशियम और अमीबा जैसे यहाँ हम लोग भी हैं, क्या करते हैं कि भोजन को ग्रहण करते हैं, उसका पाचन होता है, फिर पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, फिर उसका उपयोग होता है और बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर कर देते हैं। और इस प्रकार का जो पोषण होता है उसको कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसे हम कहते हैं प्राणी समभोजी पोषण या प्राणी संपोषण। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, स्वपोषण नहीं होगा, मृतजीवी पोषण नहीं होगा, परजीवी तो है ही नहीं, तो बच्चों इसका जो सही जवाब क्या होगा? वो होगा प्राणी संपोषी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। अब है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी कि सलेवरी ग्लैंड की बात की जा रही है, थोड़ा सा समझते हैं। देखिएगा, देखिए ये माउथ हो गया, क्लियर? ओके, ये हो गया टंग, माउथ, माउथ कैविटी, ये हो गया जीभ, समझिएगा। यहां पे कान होता है, क्लियर? यहां पर एक ऐसे ग्रंथि होती है, ऐसे, ठीक है? ये है जबड़ा, जबड़े में भी ऐसे ग्रंथि होती है। ये है जीभ, जीभ में भी ऐसे होता है। ठीक है, अब देखिए जो जबड़ा में है, हम यहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड की बात कर रहे हैं, जबड़ा में है, इसको कहते हैं सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर। ठीक है, जीभ के नीचे है, इसको कहेंगे सब लिंगुअल, सब लिंगुअल। और जो कान के पास है इसको कहते हैं पैरोटिड। क्या कहते हैं बच्चों? पैरोटिड। और आपको बता दें पैरोटिड क्या है? लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है। ठीक है, लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है। ओके, तो यहाँ पे क्या है? तो ये सबलिंगुअल है, सब मैंडिबुलर है और ये पैरोटिड है। यानी कि आपको तो तीन दिखे गए बच्चों। यहाँ पे हमने आपको बता रहे हैं कि जो है कि हमने जो यहाँ पे डायग्राम बनाया है वो आधा हिस्सा, जैसे कि हम यहाँ पे खड़े हैं ना, तो हमने एक आधा हिस्सा का बनाया, तो आधा हिस्सा में तीन है, तो इस हिस्सा में क्या होगा? तीन होगा, तीन तीन छह, यानी कि तीन जोड़े। ऑप्शन नंबर सी, क्लियर? ओके, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपनी वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं या वृद्धि विकास इत्यादि के लिए करते हैं। तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एक पूरा पूरा डिफिनेशन लिखा गया पोषण का, कि पोषण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव भोजन ग्रहण करते हैं और उनका उपयोग शरीर के वृद्धि विकास और टूट फूट की मरम्मत में करते हैं या साथ ही साथ प्रजनन में करते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? पोषण। देखिए, पेप्टोन पेप्टाइड को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ा जाता है? यानी कि यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन से रिलेटेड है, तो अंत में क्या मिलता है? ठीक है, तो पेप्टोन पेप्टाइड आगे चल करके पेप्टाइडेज इत्यादि से टूट जाते हैं, तो क्या मिलते हैं आपको? मिलते हैं ये एमिनो एसिड। क्योंकि प्रोटीन किसका बना होता है? एमिनो एसिड के मिलने से बनता है। जब एमिनो एसिड के चैन बनता है तो उसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड, और ठीक है, और पॉलीपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, ऐसे कुछ होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो प्रश्न है कि पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित किसमें तोड़ता है, तो ध्यान रखिएगा एमिनो एसिड। ठीक है, किसमें? एमिनो एसिड। एक्चुअली वहां पर पेप्टोन नहीं होना चाहिए, पेप्टाइडेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? पेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज। ओके, पेप्टाइडेज एक एंजाइम का नाम है, क्लियर? याद रखेंगे। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? ए। अब प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में जठर ग्रंथि कौन सी
कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, इसका जो सही जवाब है वो है वित्तीय सेल। यानी कि जो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड है अमाशय में पाया जाता है, उसमें जो वित्तीय सेल है वो क्या करते हैं, ये जो ग्रंथियां होती हैं वित्तीय में ही पाई जाती हैं अमाशय के, तो उसको ये क्या करती हैं, तो HCl का स्राव करती हैं। ठीक है, वित्तीय सेल हो जाएगा इसका सही उत्तर। फिर यहाँ पर बच्चों जो आपका प्रश्न है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, शरीर में भोजन का जो पचना होता है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पाद एवं उप उत्पाद, अभी हमने आपको बताया था कि ऑक्सीजन क्या होता है, उप उत्पाद होता है, और ग्लूकोज क्या होता है, उत्पाद होता है। तो क्या होगा, यहाँ पर जो बी है उप उत्पाद और ए क्या हो जाएगा, ग्लूकोज, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये डी सही है आपका, ये सही जवाब है। ठीक है, ये वाला। अब देखिए, अब यहाँ पे प्रश्न है कि रंध्र के बंद होना और खुलना किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो बच्चों हमने आपको रंध्र में बताया था कि रंध्र में खास प्रकार के सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रक्षी कोशिका या गार्ड सेल कहते हैं। अब ये गार्ड सेल्स ही क्या होते हैं, तो कंट्रोल करते हैं कि कब रंध्र को ओपन होना है, कब रंध्र को क्लोज होना है। तो रंध्र को ओपन होना, ये रंध्र के बंद होना और खुलना किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो बच्चों ऑप्शन आपके सामने, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, रंध्र, इनमें से सभी। थोड़ा सा समझिए, ऑप्शन यहाँ पे जो रंध्र है आप इसे क्या कर लेंगे, सुधार लेंगे, यहाँ पे आप कर लेंगे गार्ड सेल, गार्ड सेल। ठीक है, तो बच्चों रंध्र का ओपन होना और खुलना कौन नियंत्रित करता है, तो गार्ड सेल नियंत्रित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। अब देखिए, अब प्रश्न है कि निम्न में कौन जैव उत्प्रेरक का कार्य करता है, यानी कि कौन बायोकैटालिस्ट है। तो ध्यान देंगे बच्चों, ग्लूकोज तो प्रकाश संश्लेषण का प्रोडक्ट है, ये ऑप्शन नहीं होगा। इस ऑप्शन यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब है एंजाइम। आप याद रखेंगे, एंजाइम को हम कहते हैं बायोकैटालिस्ट। ठीक है, यानी कि जो पाचन की प्रक्रियाएं होती हैं एंजाइम के द्वारा कैटालाइज की जाती हैं, उत्प्रेरित की जाती हैं, तो ये बायोकैटालिस्ट में कौन हो जाएगा, एंजाइम हो जाएगा। अब देखिए, दांत किसका बना होता है। तो बच्चों आपको याद रखना है कि दांत बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। ठीक है, अब देखिए, अब है कि दांत का पीएच मान कितना होता है, तो दांत का पीएच मान होता है 5.5। फिर प्रश्न है कि जठररस पीएच का मान कितना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जठररस जो होता है उसका पीएच जो होता है वो होता है 1.5 से लेकर 3.5, यानी कि जठर जो है हमारे अमाशय में पाया जाता है। ठीक है, जिसमें HCl इत्यादि भी पाए जाते हैं। तो इसका जो पीएच वैल्यू होता है, इसका रेंज होता है 1.5 से लेकर 3.5 तक। सही जवाब होगा ए। ओके, अब प्रश्न आपके सामने है कि जठररस में क्या क्या पाया जाता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड है क्या बच्चों, तो यहाँ पे है गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड ने क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस स्राव करता है, गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करता है। अब जो गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करता है ना, तो होता यही है कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो समझिएगा। गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, फिर पाया जाता है प्रोरेनिन, प्रोरेनिन, ओके, फिर पाया जाता है आपका HCl। अब समझिएगा, यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन है, ये है प्रो एंजाइम, प्रो एंजाइम क्या बच्चों, तो ये है प्रो एंजाइम, यानी कि अभी ये फंक्शनल नहीं है, यानी कार्य नहीं कर सकते हैं, एक इनएक्टिव रूप में प्रेजेंट है बस। ठीक है, तो देखिए, मान लेते हैं कि सोए हुए हैं, तो HCl बहुत खचड़ा है, कहता है कि तू लोग सोएगा हम काम करेंगे, यानी कि यहाँ पे पटेदारी। ठीक है, कह रहा है कि हम काम कर रहे हैं तुम लोग सोएगा, तो करता क्या कि चलो तुम लोग को जगा देते हैं। तब जाके क्या करता है, HCl उनके दहिया पर जाके क्या होता है, पहुंचता है, उनके शरीर पर पहुंच जाता है, और पहुंच करके क्या करता है, जो पेप्सिनोजन है और प्रोरेनिन है, पेप्सिनोजन को बदल देता है किसमें, पेप्सिन में। किसमें बदलता है बच्चों, पेप्सिन में, और प्रोरेनिन को किसमें बदल देता है, रेनिन में। तो पेप्सिन और रेनिन में बदल गया। थोड़ा सा ऑप्शन पे ध्यान देंगे, जठरस में क्या क्या पाया जाता है, पेप्सिन भी है, रेनिन भी है, HCl भी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ओके, अब हम बात करते हैं जो अगला प्रश्न है आपके सामने कि मानव पाचन तंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा। ध्यान दीजिएगा,
मानव का जो पाचन तंत्र होता है उसका सबसे जो बड़ा हिस्सा होता है वह होता है छोटी आंत। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम बात करते हैं अन्य प्रश्न की जो कि आपके सामने है कि पौधे में जरूरत से अधिक ग्लूकोज किस रूप में संचित होता है। तो ध्यान दीजिएगा, पौधों में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज किस रूप में, तो ग्लूकोज की बात ही की जरा फ्रुक्टोज की तो होगा नहीं। अब रहा स्टार्च और ग्लाइकोजन का, तो ध्यान दीजिएगा स्टार्च यानी कि ये प्लांट में स्टोर होते हैं और ये होते हैं एनिमल में। ओके, तो एनिमल में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज किस रूप में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन में। और प्लांट में किस में? स्टार्च में, और इसे हम हिंदी में कहते हैं मंड। ठीक है, किस रूप में? मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में। और एनिमल में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होते हैं। फिर देखिएगा कि जंतुओं में आवश्यकता से, ठीक है, क्लोरोफिल अणुओं को कहा जाता है। अभी हमने कुछ देर पहले क्लोरोफिल की बात की थी। तो ये है प्रकाश संश्लेषी इकाई भी हैं और ये हरे रंग के वर्णक भी हैं, तो दोनों हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब है कि वे पौधे जिनका पोषण सड़ी गली चीजों से, ध्यान के पौधों की बात की जा रही है, सड़ी गली चीजों पर आश्रित होता है, उन्हें कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन कंफ्यूजन वाले हैं, लेकिन इसको समझ लीजिएगा। यहाँ पे हम ऑप्शन नहीं देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, ऑप्शन से हमको कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो परजीवी भी होते हैं। ठीक है, अब जब परजीवी में आ गए तो ये परपोषी हो गए। ओके जी, परजीवी आ गए तो क्या हो गए? परपोषी हो गए। और हाँ, अगर क्या करते हैं, सड़े गले पदार्थों से भोजन को ग्रहण करते हैं तो ये मृतजीवी हो जाएंगे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सड़े गले चीजों से, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब आपके सामने होगा वो क्या होगा? ये परपोषी। तो ये परपोषी भी हैं, स्वपोषी भी होते हैं, परजीवी भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे सड़े गले पदार्थों की बात की जा रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा? परपोषी। और परपोषी में कौन होता है? मृतजीवी, मृत जीवी, ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न है कि निम्न में कौन सा एंजाइम मनुष्य में नहीं पाया जाता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि मनुष्य का जो शरीर होता है उसमें सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब है सेलुलेज, माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज। माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज क्या होता है? तो हमारे शरीर में माल्टोज को डाइजेस्ट करता है, लैक्टोज जो लैक्टेज है वो लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है, और सुक्रेज है जो सुक्रोज को डाइजेस्ट करता है, जो हमारे शरीर में होता है। बट हमारे शरीर में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है, तो क्या नहीं पाया जाता बच्चों? सेलुलोज नहीं पाया जाता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए निम्न में ये वह कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। तो बच्चों आपको बता दें, एक प्रक्रिया है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। यानी जैव प्रक्रम के द्वारा ही जीवों का अनुरक्षण होता है, जिसके अंतर्गत आपके पोषण आते हैं, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन इत्यादि आते हैं। तो पोषण, उत्सर्जन, परिवहन, श्वसन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अब बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन विकार उत्पन्न होता है? पूछा जा रहा है कि बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा विकार उत्पन्न होता है। बहुत ही आसान सवाल है, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा। प्रोटीन की कमी से दो बीमारियां उत्पन्न होती है, क्वाशिकोर और मरासमस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। तो बच्चों कमेंट बॉक्स में इस बीमारी के बारे में आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको पता हो कमेंट करेंगे, अन्यथा हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको क्या करेंगे? डिस्क्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो मरासमस और क्वाशिकोर क्या है? प्रोटीन डिफिशिएंसी बीमारियां हैं। अब एक विटामिन ए की कमी के कारण, तो विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, और रेटिनॉल किससे संबंधित? आंख से। तो बच्चों रतौंधी होगा, क्या होगा? रतौंधी, और ये प्रोटीन की कमी से होती है। क्लियर? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब क्या है? रतौंधी। अब बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट प्रश्न है कि नाइट्रोजन का उपयोग किसके निर्माण में होता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो पौधे भी होते हैं वे डायरेक्ट नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर सकते, थोड़ा समझिएगा। देखिए ये हमने बना दिया एक पेड़, क्लियर? ये एटमॉस्फेयर, इसमें है नाइट्रोजन, डायरेक्ट ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अब ग्रहण किस रूप में करेंगे? नाइट्रेट या नाइट्राइट में, नाइट्रेट या नाइट्राइट में। अब देखिएगा ये जो दाल वाले फसल होते हैं इसको समझेंगे, इनकी ये जो जड़ें होती है ना उनमें नोड्स होते हैं। क्या होता है बच्चों? नोड्स होते हैं, ऐसे ऐसे गांठें होती हैं। अब ये जो गांठें होती हैं ना, ये जो दिख रहा है आपको, ये गांठें हैं, इनके अंदर खास प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जिनका नाम है राइजोबियम।
क्या नाम बच्चों? राइजोबियम। और राइजोबियम को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो ये क्या करते हैं कि इसको जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट नाइट्राइट में बदल देते, तब पौधे इसको ग्रहण करते हैं और क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाता है बच्चों? प्रोटीन। तो नाइट्रोजन का उपयोग कहां होता है? प्रोटीन के निर्माण में। ऑप्शन नंबर सी। अब एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात की थी हमने, तो वो है क्लोरोफिल। ठीक है, तो बच्चों देखिए एक्सप्लेनेशन को अच्छे से देखेंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से बहुत सारे प्रश्न क्या है? इंटरलिंक्ड हैं, जिसको जवाब देंगे। ठीक है, अब है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? इसके बारे में ऑलरेडी जिक्र किया जा चुका है कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? छोटी आंत में। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में ही होता है। ठीक है, ओके। अब एक निम्न में किसमें मिश्रित स्रावी ग्रंथि कहते हैं? तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है यानी कि आहार नाल, उसमें एक संरचना होती है जिसे हम कहते हैं पेनक्रियाज, जिसके द्वारा हार्मोन का भी स्राव किया जाता है और एंजाइम का भी स्राव किया जाता है। ठीक है,